वेलकम अगेन। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड हिस्ट्री अबाउट द एसिड। लास्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहां से आप उसको कंप्लीटली वॉच कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। अब जनरली बात करेंगे तो मेरे पास बहुत सारे एसिड है ना, जैसे मेरे पास लेमन में जो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है वो है, टेम्परेट में कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है वो है, पोटैटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है वो है, यूरिन में यूरिक एसिड प्रेजेंट है वो है। तो अब मुझे अगर किसी एसिड को आइडेंटिफाई करना है, किसी एसिड की स्टडी करनी है, तो मैं उसको पहले अलग से तो निकालूं ताकि मुझे ये तो पता लगे कि इतने सारे एसिड में से वो कौन सा है। तो इतने सारे एसिड्स हैं, उनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे, अलग अलग बेसिस के बेस पे। तो वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड का क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करें, ठीक है। अब एसिड को हमने जब क्लासिफाई किया है तो अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, किस बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया है, वो हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। इस सोर्स के बेस पर हमने एसिड्स को डिवाइड किया है अलग अलग कैटेगरीज में। तो इसी तरीके से सेकंड हमारे पास आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की बेस पे हमने एसिड को डिवाइड किया है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारे पास थर्ड आ जाता है, वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ये सब क्या होते हैं, किस तरीके से हमने एसिड को क्लासिफाई किया है के बेस पर, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसी में हमारे पास फोर्थ आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ठीक है। तो ये चार बेसिस हैं जिसके बेस पर हम क्लासिफाई करने होंगे एसिड्स। तो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब देखो यहाँ से इसके नेम से पता लग रहा है कि हमने एसिड को उनके सोर्स के बेस पर क्लासिफाई किया है, ठीक है। सोर्स मतलब कहां से ओरिजिन हो रहा है एसिड, उस पर हमने क्लासिफाई किया। तो इसमें दो कैटेगरी हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास, उसको हम बोल देते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, मिनरल एसिड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मिनरल एसिड, वो भी देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसमें हमारे पास आ रहा है इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। अब इनऑर्गेनिक एसिड क्या है ना, तो वो हम देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड हम उसको बोल रहे हैं ऐसे एसिड जो हमको कहां से ऑब्टेन हो रहे हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट से। अब इनऑर्गेनिक पार्ट हमारे पास क्या रहता है, ब्लड प्लस आ जाता है, और ब्लड प्लस से क्या मिलता है, मिनरल्स। तो ये जो एसिड है ये हमको कहां से मिल रहे हैं, या तो मिनरल्स से मिल रहे होंगे, मिनरल्स से नहीं मिल रहे तो कहां से मिल रहे हैं, अर्थ प्लस। तो ऐसे एसिड को हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे एसिड को हम बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो मेरे पास डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, एसिड व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम acids which are obtained from minerals or earth crust, है ना। ऐसे एसिड जो है वो आपको मिनरल से ऑब्टेन हो रहे हैं या फिर अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन हो रहे हैं। ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड, है ना। एसिड which are obtained from minerals or earth crust is known as mineral acid or inorganic acid। अब ऐसे कितने एसिड हैं, ऐसे बहुत सारे एसिड हैं। उनमें से कुछ एग्जांपल हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल HCl, है ना। इसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसका दूसरा नेम ये है, वो क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे ही सिमिलर हमारे पास आ जाता है H2SO4। इसको हम क्या बोल देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट। तो ऐसे बहुत सारे एसिड हैं, वन बाय वन बहुत सारे एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्या जाएगा HNO3, इसको क्या बोल देते हैं नाइट्रिक एसिड, ये क्या हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के प्रेजेंट है जो आपको कहां से प्रेजेंट हुए हैं अर्थ प्लस से वो प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल है जिनको आप इंक्लूड कर सकते हो न्यूक्लिक कैटेगरी में, कौन कौन से हैं, जैसे आपका आ जाएगा HF हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। नेक्स्ट आ जाएगा HBr हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड। नेक्स्ट आ जाएगा HI हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। और भी है, नेक्स्ट आ जाएगा HCN हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो ऐसे बहुत सारे एसिड प्रेजेंट हैं जो आप उनको इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हो। HClO4 परक्लोरिक एसिड, और भी है H3PO4 फास्फोरिक एसिड। ये सब डिटेल हम स्टडी करेंगे चैप्टर में, बहुत सारे एसिड हैं, क्योंकि हम चैप्टर ही कौन सा पढ़ रहे हैं एसिड बेस, बहुत सारे एसिड आएंगे वन बाय वन, जितने भी हमको याद होते जा रहे हैं अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो जाता है क्लासिफिकेशन, और उसमें क्लासिफिकेशन में सबसे फर्स्ट सोर्स के बेस पे फर्स्ट कैटेगरी में डिस्कस की, और वो कौन सा है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड में बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल आप चाहो तो और इंक्लूड कर सकते हो H2CO3, इसको हम क्या बोलते हैं कार्बनिक एसिड, ये सोडा वाटर, ठीक है, कार्बनिक एसिड हम इसको बोलते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी हमारे पास क्या जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस से सेकंड कैटेगरी हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक एसिड। सोर्स के बेसिस पे सेकंड कैटेगरी हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड हम किसको बोलेंगे, देखो हमने यहां पर क्या किया था इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक मतलब जो इनऑर्गेनिक पार्ट्स को प्रिंट हो रहा है, तो ऑर्गेनिक एसिड क्या हो जाएगा ऐसे एसिड जो ऑर्गेनिक पार्ट्स को प्रिंट हो रहे हैं। ऑर्गेनिक पार्ट क्या होता है, ऑर्गेनिक पार्ट होता है प्लांट्स या एनिमल्स, तो सिंपली बोल देंगे एसिड व्हिच आर obtained from acids which are obtained from plants or animals, plants and animals। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, हो जाएंगे ऑर्गेनिक एसिड। और ऐसे कौन से एसिड हैं जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, तो वो हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे कॉमन एसिड आपने सुना होगा एसिटिक एसिड, सुना है एसिटिक एसिड किससे ऑब्टेन होता है, और ये ऑब्टेन होता है किससे, वैसे तो इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है विनेगर। विनेगर आप सबने देखा होगा, खाया भी हो, हाँ खाया होगा, जो चाइनीज आप खाते हो जैसे मंचूरियन नूडल्स, उनमें क्या ऐड किया जाता है विनेगर ऐड किया जाता है। विनेगर एक्चुअल में क्या होता है, जो एसिटिक एसिड होता है उसका एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसका सोर्स हो जाएगा विनेगर, और विनेगर बनता कैसे है, एसिड और बैक्टीरिया होता है, तो वो एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, क्लियर। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, जैसे फॉर्मिक एसिड फॉर्मूला क्या हो जाएगा HCOOH, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड का सोर्स क्या हो जाएगा फॉर्मिका। फॉर्मिका क्या होती है, फॉर्मिका होती है एंड्स, चिड़िया, फॉर्मिका से मिलता है एंड्स से मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप इसमें देख लो, नेक्स्ट क्या जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड में क्या होता है, दो C का वाला ग्रुप होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंपलसरी नहीं आप इसी तरीके से लिखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल ऑक्टेशन में लिखेंगे और ब्रैकेट में 2 लगा के, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ऑक्सैलिक एसिड कहां से ऑब्टेन हुआ, ऑक्सैलिक एसिड आपको ऑब्टेन होता है टोमेटो से, ऑक्सैलिक एसिड आपको ऑब्टेन होता है टोमेटो से, ठीक है। वैसे बहुत सारे एसिड हैं जिनका सोर्स हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा OH CH3H ये हो जाता है आपके पास टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड कहां से ऑब्टेन होगा पेंग्रीन से, इसका सोर्स हो जाएगा इम्लिन। फिर आपने नाम सुना होगा लैक्टिक एसिड का, ठीक है, सुना होगा नाम लैक्टिक एसिड का, तो खाया भी आपने, यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो आपका मिल्क होता है, सोइल मिल्क जो होता है उसमें मींस कर्ड में भी आप इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कर्ड में क्या प्रेजेंट होगा लैक्टिक एसिड, फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH3CH, इससे OH ग्रुप अटैच होता है और ये हो जाएगा COH, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा लैक्टिक एसिड का, ठीक है। और भी बहुत सारे एसिड हैं,
नेक्स्ट जैसे आप देख सकते हो ग्लूटारिक एसिड, तो ग्लूटारिक एसिड का सब्स्टिट्यूट होगा बटर। ग्लूटारिक एसिड ये कहां सब्स्टिट्यूट होगा आपको ब्रेनसेड बटर। ब्रेनसेड की आप जानते हो कोई भी अगर आपका फूड मटेरियल है वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ बटर का ऑक्सीडेशन होगा, इससे सब्स्टिट्यूट होगा ग्लूटारिक एसिड। नेक्स्ट आप देख सकते हो यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कहां सब्स्टिट्यूट होगा यूरिन ऑफ एरीज एंड रेप्टाइल्स। ये आपने बायो में पढ़ा होगा एरीज एंड रेप्टाइल्स, तो उनका जो यूरिन होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अमीनो एसिड आपने सुना होगा बायो में, तो अमीनो एसिड कहां सब्स्टिट्यूट होंगे प्रोटीन्स, जितने भी प्रोटीन होगा इससे क्या प्रेजेंट हो जाएगा अमीनो एसिड। फिर आप देख सकते हो मैलिक एसिड आपने सुना होगा, ये कहां सब्स्टिट्यूट होगा इसका सोर्स हो जाएगा एप्पल सब्स्टिट्यूट होता है। ओलिक एसिड आपने सुना होगा, ओलिक एसिड कहां सब्स्टिट्यूट होगा ओलिव ऑयल से, ठीक है। एक और होता है हमारे पास स्टीयरिक एसिड, ये कहां सब्स्टिट्यूट होगा ये आपका जो भी ऑयल्स और फैट्स होते हैं वहां सब्स्टिट्यूट होता है। तो देखो आप यहां पे देख सकते हो इतने सारे एसिड हमने देख लिए, इन सब का सोर्स क्या है तो काम से या फिर जो एनिमल्स हैं वो है, ठीक है। ये सब एसिड इनको हमने किस कैटेगरी में रखा है, इनको हमने रखा है ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी। तो ये है हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हमने लिया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स से बेस कर दो कैटेगरी कौन-कौन सी है इनऑर्गेनिक एसिड है ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक मतलब जो मिनरल्स या अर्थ का सॉल्वेंट होंगे, ऑर्गेनिक एसिड मींस जो प्लांट सॉल्वेंट होंगे प्लांट या एनिमल्स, ठीक है, उनको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। फिर इसमें हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है जिसका हमने क्लासिफाई जिसकी बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन किया है। सेकंड कैटेगरी हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, वो हम डिस्कस कर लेंगे। सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, on the basis of concentration। concentration के बेस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं कैसे, ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी में हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि कंसंट्रेशन क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन हम किसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सैंपल, कोई भी सैंपल जो आप ले रहे हो या इसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो उसके बारे में अमाउंट ऑफ सैंपल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है तो उसमें उस मैटर का सब्सटेंस का जितना भी अमाउंट प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन, क्लियर है। अब सिंपली हम देखते हैं कंसंट्रेशन के बेस पर डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर दो तरीके के एसिड हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास डाइल्यूट एसिड, ठीक है, डाइल्यूट एसिड आ जाएगा फर्स्ट, और इसी में सेकंड आ जाता है हमारे पास कंसंट्रेट एसिड या कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप, कंसंट्रेट एसिड या कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। अब डाइल्यूट एसिड हम किसको बोलेंगे, डाइल्यूट का मतलब होता है कि आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो उसमें जो अमाउंट रहेगा सैंपल का वो कम रहेगा, मींस इसका अमाउंट ज्यादा होगा, वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा। यहां हम बोलते हैं एसिड सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सैंपल अमाउंट ऑफ एसिड सैंपल इज लेस एंड अमाउंट ऑफ वाटर इज लार्ज, ठीक है। तो आप इसमें सिंपली बोल सकते हो अमाउंट ऑफ acid is less और concentration of acid is less। और वाटर के लिए अगर बात करेंगे, वाटर के केस में बात करेंगे तो बोलते हैं amount of water is high, ठीक है। ऐसा है सॉल्यूशन जिसमें एसिड का अमाउंट कम हो और वाटर का अमाउंट ज्यादा हो उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, ठीक है। फिर कंसंट्रेट एसिड में जैसे इसका रिवर्स हो जाएगा, यहां पर क्या होगा अमाउंट ऑफ एसिड सैंपल इज हाई एंड अमाउंट ऑफ वाटर is less, क्योंकि कंसंट्रेट हम बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ वाटर लेस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेट एसिड, क्लियर। ये हो जाता है हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेस पे दो कैटेगरी है, कौन कौन सी कैटेगरी है, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेट एसिड। कंसंट्रेट क्या हो जाएगा जिसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा है, डाइल्यूट का हो जाएगा जिसमें एसिड का अमाउंट कम। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन के बेस पे दो कैटेगरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास आता है, और वो क्या है कि अगर आपको कोई भी कंसंट्रेटेड एसिड मिला है तो उसका आप डाइल्यूशन कैसे करोगे, ठीक है, उसको आप डाइल्यूट कैसे बनाओगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही आ जाता है, डाइल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस का भी डाइल्यूशन सेम इसी तरीके से होता है, तो हम दोनों को साथ में डिस्कस कर रहे हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो आपको अगर कंसंट्रेट एसिड दे दिया है या कंसंट्रेट बेस दे दिया है तो उसको आप डाइल्यूट कैसे करोगे, तो वो हम देख लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। जैसे आपको दो प्रोसेस यहाँ पर दिए गए हैं, ये प्रोसेस ए है और ये प्रोसेस आपका बी बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो बीकर हैं और एक बीकर में हम क्या कर रहे हैं, एक बीकर में हम ऐड कर रहे हैं, ये इसमें वाटर फिल है और यहाँ पर एसिड फिल है, ठीक है। ये क्या है, एसिड फिल है, और इधर क्या है, ये वाटर फिल है। अब आपको करना क्या है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या, इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं, और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, सॉरी, इसमें हम एसिड ऐड कर रहे हैं, और इधर हम क्या ऐड कर रहे हैं, इधर वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। डाइल्यूशन अगर किसी का भी करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि अगर हम कोई भी हमको कंसंट्रेट एसिड या कंसंट्रेट बेस दिया है तो उसका डाइल्यूशन किस तरीके से करेंगे। दो मेथड है हमारे पास, मेथड ए एंड मेथड बी। तो अगर जनरली हम सोचेंगे तो डाइल्यूशन किस तरीके से होगा, इस तरीके से, है ना। जिस मिल्क को डाइल्यूट किया जाता है तो इसी तरीके से करते हैं, पानी मिला तो हो जाएगा डाइल्यूट, है ना। लेकिन एसिड को किस तरीके से डाइल्यूट करेंगे, अब देखो मैं तो बोलूंगा कि दोनों मेथड सही है ना, क्योंकि डाइल्यूशन ही तो करना है, तो डाइल्यूशन तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखोगे तो ओनली मेथड ए सही है, मेथड बी गलत है। तो हम देख लेते हैं कि ये सही क्यों है और ये गलत क्यों है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट, अगर किसी भी एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं, मतलब या तो हम ये वाला प्रोसेस करें, एसिड में वाटर ऐड कर दें, है ना, या फिर ये वाला प्रोसेस करें, वाटर में एसिड ऐड कर दें, दोनों ही कंडीशन में जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब आप समझते हो, मीन्स ऐसी रिएक्शन जहां से एनर्जी रिलीज होगी। तो जब हम कोई सा भी प्रोसेस करते हैं दोनों में से, तो दोनों में एसिड को वाटर में ऐड कर रहे होंगे या फिर वाटर में एसिड ऐड कर रहे होंगे, क्लियर। तो उस कंडीशन में रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। अब आता है समझने वाला पार्ट, ठीक है। पहले ये वाला मेथड ले लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। देखो अगर मैं एसिड ऐड कर रहा हूँ वाटर में, तो मेरे को ये तो पता लग गया कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो यहाँ पर हीट रिलीज होगी, और जो हीट रिलीज होगी उसको कौन गेन कर रहा होगा, वाटर गेन कर रहा होगा। अब मुझे ये पता है कि वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो जितनी भी हीट यहाँ पर रिलीज होगी उसको कौन गेन कर लेगा, वाटर गेन कर लेगा, ठीक है। ये चलो ठीक है, समझ में आ गया कि एसिड डाइल्यूट हो गया। इधर आते हैं, इधर एसिड प्रेजेंट है, वाटर आपने ऐड किया, वाटर ऐड किया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हाई एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पर तो क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, वाटर आया, वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक वाटर में। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसकी क्या बन जाएगी, वेपर बन जाएगी। एसिडिक वेपर जो भी पर्सन ऐड कर रहा होगा, एसिड और बेस, या जो वाटर ऐड कर रहा होगा, डाइल्यूट कर रहा होगा इसको, उसके कपड़ों पर, उसकी बॉडी पर चली जाएगी, और क्या हो सकता है, उसको हार्म हो सकता है, उसकी स्किन बर्न हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला मेथड क्या हो जाएगा, ये वाला मेथड गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डाइल्यूशन नहीं करते हैं, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। तो सिंपल मेथड क्या हो जाएगा, एसिड एंड बेस आर डाइल्यूटेड बाय, कैसे डाइल्यूट करते हैं, बाय एडिंग एसिड और बेस इनटू वाटर। और जब आप ऐड कर रहे हो तो ये आपको कैसे ऐड करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, मींस पहले एक ड्रॉप ऐड की, ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप क्यों बोल रहे हैं, पहले एक ड्रॉप ऐड की, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको कौन गेन कर लेगा, वाटर। फिर एक ड्रॉप ऐड की, कौन गेन कर लेगा एनर्जी को, वाटर। तो इस तरीके से आपको डाइल्यूशन करना होता है ना। इस तरीके से नहीं करते हैं, अगर इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, जो भी एसिडिक वेपर बन रही है उससे जो पर्सन ऐड कर रहा है उसी को नुकसान हो सकता है, उसकी स्किन बर्न हो सकती है, स्प्लेश हो सकता है एसिड या बेस उसके क्लोथ्स पर और उसकी स्किन पर। तो ये हमारे पास एक डाइल्यूशन वाला टॉपिक हो जाता है। जनरली पूछ लेते हैं कि, प्रैक्टिकली पूछ लेते हैं कि
बताओ किस तरीके से एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं या बेस को डाइल्यूट करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से डाइल्यूशन होता है। तो ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है इसके साथ में। फिर आ जाते हैं हम थर्ड क्लासिफिकेशन पर, और थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा किस पर बेस्ड है? थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड है हमारा स्ट्रेंथ पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। मींस एसिड को हम उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो किस तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे देख लेते हैं। देखो जनरली अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के स्ट्रेंथ की, तो क्या हो जाती है बात कि उसमें कितनी पावर है ना। लेकिन अगर एसिड की बात करेंगे तो एसिड में कितनी पावर है? सिंपल। तो हमारे पास थर्ड क्लासिफिकेशन आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेस पर हम डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं एसिड्स को। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ क्या होती है? तो अभी हमने डिस्कस किया स्ट्रेंथ क्या होती है, कितनी पावर है भैया किसमें। ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो कितनी पावर प्रेजेंट है, कितनी ताकत है, वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ हो जाएगा। लेकिन अगर हम एसिड की बात करेंगे तो एसिड में कितनी पावर है, कितनी ताकत है, वो है उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब एसिड की पावर को कैसे मेजर करते हैं? एसिड की पावर को मेजर करने का एक ही तरीका है, कौन सा? कितने H+ कितने H3O+ आयन वो रिलीज कर रहे हैं। पहले पढ़ चुके हैं हम अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कि कोई भी एसिड कितने H3O+ आयन रिलीज कर रहा है एक सॉल्यूशन में, वही उसी का हो जाएगी, पावर हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ अगर मुझे मेजर करनी है एसिड की तो सिंपली क्या बोल देंगे हम? कैपेसिटी टू प्रोड्यूस और कैपेसिटी टू रिलीज H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन। अगर हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं किसी एसिड के स्ट्रेंथ की, तो सिंपली बोल देंगे कि उसकी कितनी कैपेसिटी है या कितने H3O+ आयन वो प्रोड्यूस कर सकता है वाटर में, उसको हम बोल देंगे उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है। अब इस स्ट्रेंथ को जो हम मेजर करते हैं, तो इस स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म में या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की टर्म में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है अल्फा। अल्फा के टर्म्स में इसको मेजर किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आयोनाइज्ड और डिसोसिएटेड। ये सब अभी हम देखेंगे क्या है डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन, अपॉन यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ मोल्स आयोनाइज्ड और डिसोसिएटेड, और यहाँ पर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इनटू 100। तो ये हमारे पास अल्फा हो जाता है। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। मींस किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसको हम अल्फा की टर्म्स में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स आयोनाइज्ड और डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू 100। अब ये है क्या वो समझते हैं सबसे पहले। तो जैसे मान लो मैंने ले लिया HCl, इसको वाटर में ऐड किया, तो ये क्या रिलीज करेगा? H3O+ रिलीज करेगा, है ना, हम देख चुके हैं पहले भी, और Cl- बन जाएगा। तो ये तो जनरल बात हो गई। अब मैं बोलता हूं कि मैंने इसके 10 मोल्स ले लिए। 10 मोल्स में से इनिशियली इसके 8 मोल आयोनाइज्ड हो गए, डिसोशिएट हो गए, क्लियर। तो अब यहां पर मैं इसका अल्फा मेजर करूं, तो अल्फा मैं किस तरीके से मेजर करूंगा? नंबर ऑफ मोल्स आयोनाइज्ड और डिसोशिएटेड, कितने आयोनाइज्ड हुए? 8। टोटल कितने थे? 10। तो मेरे पास और इनटू 100, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 80%, है ना। तो यहां पर इस HCl का अल्फा कितना आ जाएगा? 80%, क्लियर। चलो ये तो अल्फा कैलकुलेट करना हमने सीख लिया। अब डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन सीख लेते हैं। डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना, आयोनाइजेशन मतलब आयंस में कन्वर्ट करना, है ना। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स हैं, आप एक दूसरे की जगह पर इनको यूज कर सकते हो। बेसिक डिफरेंस इतना सा होता है कि जो आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड के केस में हम जो टर्म यूज करते हैं वो होता है डिसोसिएशन, और जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो जब ब्रेक होता है तो उनके लिए हम टर्म यूज कर लेते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है बस। आयनिक कंपाउंड के लिए डिसोसिएशन और कोवेलेंट कंपाउंड के लिए आयोनाइजेशन। तो यहाँ पर अगर HCl की बात करेंगे तो क्या यूज कर रहे होंगे हम? आयोनाइजेशन यूज कर रहे होंगे, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। तो ये हमारे पास अल्फा हो गया, ठीक है। अल्फा ये जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आ रही होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा हो गया। अल्फा को किस तरीके से मेजर करते हैं ये हम देख चुके हैं, है ना। अब एक जनरल कंसिडरेशन हमने बना रखा है कि हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेंथ के बेस पर क्लासीफाई कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ के बेस पर हमारे पास 2 टाइप है। कौन कौन से हैं?
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, दो टाइप हमारे पास हैं स्ट्रेंथ के बेस पर। तो फर्स्ट आ जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और सेकेंड अब इसमें आ जाएगा वीक एसिड। क्लियर? उससे पहले एक बात कर लेते हैं, ये जो अल्फा है इसका एक जनरल कंसिडरेशन हमने बता रखा है, और जनरल कंसिडरेशन क्या बोलता है कि अल्फा की वैल्यू अगर 10% या इससे ज्यादा आ रही है तो वो जो एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है। और अगर अल्फा 10% या इससे कम है तो वो वीक एसिड हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मान लो कि मैंने बोल दिया कि आपका HCl जो है 90% आयोनाइज हो रहा है या 95% आयोनाइज हो रहा है, मान लो, ठीक है। अभी हमको ये नहीं पता है, हमको इसके बारे में हमको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये ऐसा कुछ है। 95% आयोनाइज हो रहा है। अब जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन ये बन जाती है एसिड विच आर कंप्लीटली आयोनाइज। कंप्लीटली मतलब 100% हो गया, लेकिन ये तो 95% ही हो रहा था। अज्यूम कर रहे हैं हम सारी चीजें। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एसिड विच आर कंप्लीटली आयोनाइज, मतलब 100% जो आयोनाइजेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या होता है, कोरोसिव होता है। तो अब यहाँ पर तो आपने क्या किया, 100% मान के चले आप, लेकिन वो तो 95% है, तो उसको आप वीक की कैटेगरी में रख दोगे, और वीक की कैटेगरी में आपने रख दिया। और जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हो तो आपने सोचा कि ये तो वीक है, और वीक है तो आपने क्या किया, आप केयरलेस हो गए, क्योंकि वीक एसिड से तो कुछ भी हार्म नहीं होता है। और जैसे आप केयरलेस हुए, आपकी बॉडी पे गिरा और वहां पर आपकी बॉडी बर्न हो जाएगी, वहां पर जो है स्किन फफोले पड़ जाएंगे स्किन पर, ठीक है। तो उस प्रैक्टिकल कंसिडरेशन को ध्यान में रखने के लिए एक जनरल कंसिडरेशन हमने बना रखा है कि अगर किसी भी एसिड के लिए अल्फा की वैल्यू 10% या उससे ज्यादा आ रही है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड मानेंगे, और अगर अल्फा की वैल्यू 10% या उससे कम आ रही है तो उसको हम वीक एसिड मानेंगे, ठीक है। तो अब यहां से आप स्ट्रॉन्ग एसिड को डिफाइन कर सकते हो, वो क्या हो जाएगा, एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है। अगर कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा तो क्या करेगा, जो H3O प्लस आयन बनेंगे उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, एंड प्रोड्यूस हाई कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ऐसे एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहे हैं और जिनकी जो H3O आयन की हाई कंसंट्रेशन उनके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहाँ पर आप एग्जांपल ले लो कौन कौन से ऐसे एसिड हैं जो स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे फर्स्ट आ जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और एक और यहाँ पर होता है परक्लोरिक एसिड, HClO4 क्या हो जाएगा, ये परक्लोरिक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है सारे, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में, मतलब जब ये आयोनाइज होंगे तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, और इनका जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा उसमें H3O प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो भी क्या होगी, हाई हो जाएगी। क्लियर? तो सिंपली अब जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl, इसको आपने वाटर में ऐड किया या वाटर में HCl आपने ऐड किया, तो यहाँ पे जो बनेगा H3O प्लस बन जाएगा और साथ में Cl माइनस बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, है ना, H2O प्लस की कंसंट्रेशन हाई आ जाएगी। तो ये होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर हम दूसरा इसका पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा पार्ट है वीक एसिड, ठीक है। और वीक एसिड क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, एसिड विच आर इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड, एसिड विच आर इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड मीन्स and produce less concentration of या less number of H3O plus ion in aqueous solution, ठीक है। तो ऐसे एसिड जो इनकम्प्लीटली आयोनाइज हो रहे हैं या फिर लेस कंसंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोनियम आयन के एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसको हम बोल देंगे वीक एसिड। और वीक एसिड कौन कौन से हैं, तो यहां पर सिंपल अभी हमने डिस्कस किया सोर्स के बेस पर ऑर्गेनिक एसिड। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होंगे, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, मीन्स जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो कैसे होंगे, वीक होंगे। और सम इनऑर्गेनिक एसिड जो हमने स्ट्रॉन्ग में इंक्लूड नहीं किए हैं, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड में नहीं आए, तो जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड बचे हैं, सम इनऑर्गेनिक एसिड आर
वीक एसिड, बाकी रिमेनिंग जो है वो सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे। ठीक है, अल्फा आपको ध्यान में रखना है, अल्फा अगर 10% है या उससे ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग नेचर होगी, और अल्फा अगर 10% से कम है तो वीक नेचर होगी। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास आता है, वो हम देख लेते हैं। देखो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका एक्वस सॉल्यूशन में H3O+ आयन की कंसंट्रेशन हाई होगी, जो वीक एसिड होगा उसके एक्वस सॉल्यूशन में H3O+ आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट ये है, अभी हमने आयोनाइजेशन की बात की, अगर कंप्लीट आयोनाइजेशन है ना, जैसे अभी हम स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं और वीक एसिड इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड। तो कंप्लीट आयोनाइजेशन है तो उसको आप इस एरो से रिप्रेजेंट कर देते हो। ठीक है, और अगर इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन है तो उसको आप डबल हेडेड एरो से रिवर्सिबल के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब एक जस्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के बारे में। तो आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl को वाटर में ऐड किया या वाटर में HCl ऐड किया तो क्या बन जाएगा यहाँ पर H3O+ और Cl-। और आपने एक वीक एसिड ले लिया, जैसे आपने ले लिया फॉर्मिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है, इसको वाटर में ऐड किया तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका H3O+ और साथ में बन जाएगा फॉर्मेट आयन, है ना। ये हो गया। अब आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि ये तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा, कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा तो आपका साइन इस तरीके का आ जाएगा। ये वीक एसिड है, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होगा मतलब साइन इस तरीके का आ जाएगा। और अगर इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन है, जैसे मान लो इसका 10 मोल्स प्रेजेंट था, आयोनाइज हुआ 1 मोल, तो बाकी के 9 मोल्स अभी भी प्रेजेंट होंगे, है ना। और जो 1 मोल आयोनाइज हुआ उससे क्या बन गया, H3O+ और HCO-। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं कि इसके पूरे सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, ये जो हमारे पास वीक एसिड है इसके एक सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, तो एक तो क्या बन गया H3O+ आयन, और क्या बन गया फॉर्मेट आयन, मतलब केटायन और एनायन दोनों प्रेजेंट, और साथ में क्या प्रेजेंट होगा, जो अनडिसोशिएटेड एसिड है वो, तो ये फॉर्मिक एसिड भी यहाँ पे प्रेजेंट। क्लियर, ये तो बात हमने किसकी कर ली, इसकी वीक एसिड की। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड तो उसके एक्वा सॉल्यूशन में क्या क्या होगा वो भी देख लेते हैं। एक तो Cl- होगा, एक H3O+ होगा, और कुछ नहीं होगा क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो चुका है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसके एक्वा सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, ओनली केटायन एंड एनायन, और जो वीक एसिड होता है उसके एक्वा सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, केटायन प्लस एनायन और साथ में अनडिसोशिएटेड एसिड भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वीक एसिड में 3 तरह के पार्टिकल हैं, केटायन, एनायन और अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल, और स्ट्रॉन्ग एसिड के एक्वा सॉल्यूशन में 2 तरह के पार्टिकल होंगे, केटायन और एनायन। क्लियर, तो ये यहाँ इतने पॉइंट्स आपको याद में रखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम इसमें देखते हैं, और अगला क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अगला क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी के बेस पर हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं अगला, है ना। तो अब सबसे पहले ये बेसिसिटी क्या होता है, तो बेसिसिटी को हम डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज बेसिसिटी, तो बेसिसिटी को हम क्या बोल रहे हैं, बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ H3O+ ion, number of H3O+ ion produced by an acid on complete ionization, means कोई भी एसिड जितने नंबर ऑफ H3O+ आयन या फिर आप H+ आयन भी बोल सकते हो प्रोड्यूस करेगा, कब, जब उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा इन एक्वस सॉल्यूशन या फिर वाटर, मींस वाटर में अगर आपने किसी एसिड को डिसोल्व किया और वो क्या कर रहा है, जितने H3O+ और जितने नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वाटर में
उसी को अपन क्या बोल देंगे, उसकी बेसिसिटी बोल देते हैं। ठीक है, अब सिंपली अगर देखा जाए तो बेसिसिटी क्या है, एक नंबर है ना। जैसे अगर आप बात करो, एग्जांपल हम ले रहे हैं HCl का, तो HCl वाटर में कितने H3O+ से कितने H+ प्रोड्यूस करेगा, 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर, इस तरीके से आपको देखना है। सेकंड आपने ले लिया H2SO4, तो H2SO4 कितने H+ प्रोड्यूस कर रहा होगा, 2H+ प्रोड्यूस कर रहा होगा। थर्ड आपने ले लिया H3PO4, तो H3PO4 कितने H+ प्रोड्यूस कर रहा होगा, 3। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कितने H+ और कितने H3O+ प्रोड्यूस हो रहे हैं, वही क्या हो जाएगी, उस एसिड की बेसिसिटी हो जाएगी। क्लियर, अब जैसे आपने नेक्स्ट ले लिया CH3COOH एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए बेसिसिटी, 4, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। मीन्स अगर कोई भी फॉर्मूला है एसिड का, उसमें जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे हाइड्रोजन उसके बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो आपको सिंपली ये देखना है, जब हम किसी भी एसिड को वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं तो वो कितना H+ प्रोड्यूस कर रहा है, वही क्या हो जाएगा, उसका बेसिसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब इस बेसिसिटी के बेस पे हमने एसिड को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और बेसिसिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन में हमने अलग अलग बेसिस में इसको डिवाइड कर दिया है। तो जैसे अगर बेसिसिटी 1 है तो हम क्या बोलेंगे उसको, मोनो बेसिक एसिड। अगर 1 बेसिसिटी है तो उसको क्या बोल देंगे, मोनो बेसिक। और अगर बेसिसिटी 2 है तो उसको क्या बोल देंगे, डाई बेसिक एसिड। ठीक है, ऐसे अगर 3 होगा तो ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 होगा तो टेट्रा बेसिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, है ना। तो इसमें से फर्स्ट वाला हम डिस्कस करते हैं, और फर्स्ट वाला हमारे पास क्या आ रहा है, मोनो बेसिक एसिड। मीन्स जो ऐसा एसिड जिसको वाटर में डिसोल्व करने पर कंप्लीट आयोनाइजेशन पर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक H3O+ या 1 H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा होगा। क्लियर, तो ये देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं इसमें मोनो बेसिक एसिड। मीन्स इसको सिंपली अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं क्या बोल दूंगा, प्रोड्यूस 1 H3O+ या फिर 1 H+ ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इसके एग्जांपल देख लेंगे कि ऐसे कौन कौन से एसिड हैं जो मोनो बेसिक हैं। तो अभी जस्ट हमने देखा, जैसे सबसे फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, HCl, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, HCN। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, HBr, है ना, फिर क्या हो जाएगा, HI, फिर क्या हो जाएगा, HNO3, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे एसिड हैं जो 1 H+ या 1 H3O+ प्रोड्यूस कर रहे होंगे। क्लियर, अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में हम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, किसके बारे में, फर्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं आयोनाइजेशन के बारे में, कि अगर आपके पास मोनो एसिडिक बेस है, मोनो बेसिक एसिड है, तो आप उसका आयोनाइजेशन कितनी स्टेप में होगा। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन कितनी स्टेप में होगा, वो होगा 1 स्टेप में। ठीक है, एक ही स्टेप में आयोनाइजेशन होता है मोनो बेसिक एसिड का। किस तरीके से देख लेते हैं, जैसे मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया HCl, इसको मैंने वाटर में डिसोल्व कर दिया, इसका आयोनाइजेशन होगा, तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, H+ में। यहाँ से H+, H2 के साथ में क्या बना लेगा, H3O+, और साथ में क्या बच जाएगा, Cl-। तो अगर आप इस रिएक्शन में देखो तो HCl ने कितने H3O+ प्रोड्यूस किया, 1। अगर 1 H3O+ प्रोड्यूस किया तो वो कौन सा हो जाएगा, मोनो बेसिक एसिड। ठीक है, फिर सेकेंड हमारे पास इसमें आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हम उसको बोल देते हैं कि अगर कोई भी एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो वो क्या बना लेगा, सोल्ट एंड वाटर। अब ये न्यूट्रलाइजेशन भी कितने स्टेप में होगा, 1 स्टेप में। किस तरीके से देखते हैं, जैसे आपका एसिड का एग्जांपल वही ले लिया अपन ने, और यहाँ पर हमने क्या लिया, बेस ले लिया NaOH। तो ये क्या हो जाएगा, एसिड, और ये क्या हो जाएगा, बेस। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ से क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो वाटर बन गया। क्लियर, तो ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मोनो बेसिक एसिड की भी कितनी स्टेप में होगी, 1 स्टेप में। तो ये मोनो बेसिक एसिड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमारे पास सेकंड क्या आ जाता है, हमारे पास सेकंड आ जाता है डाई बेसिक एसिड। तो वो हम स्टार्ट कर देते हैं, डाई बेसिक एसिड। अब डाई बेसिक एसिड को अगर मैं डिफाइन करूं तो मेरे पास क्या डेफिनेशन बन जाएगी इसकी, मेरे पास उसकी डेफिनेशन बन जाएगी, एसिड विच प्रोड्यूस
2H3O प्लस और 2H प्लस आयन ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वा सॉल्यूशन और वाटर। ठीक है, तो सेकंड हम ले रहे हैं, सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, डाई बेसिक एसिड। और डाइबेसिक एसिड हम किसको बोलेंगे, जो क्या कर रहा होगा, प्रोड्यूस 2H3O प्लस और 2H प्लस इन एक्वा सॉल्यूशन और कंप्लीट आयोनाइजेशन। एग्जांपल अगर आप लोगे तो एग्जांपल आपके पास कौन कौन से आ जाएंगे देख लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फिर आ जाता है H2CO3, है ना। फिर ऑक्सैलिक एसिड हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, है ना। फिर दो एक्सेप्शन आते हैं आपके पास, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसकी बेसिसिटी भी 2 होती है। और एक और आ जाता है आपके पास H3PO3, इसके भी बेसिसिटी 2 होती है। कैसे होती है वो हम देखेंगे, है ना। सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं HF को। तो HF की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है इसकी, है ना। इसके दो मॉलिक्यूल पास पास में रहेंगे। अब फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है फ्लोरीन ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये इस तरीके से फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ने बॉन्ड बना लिया, तो उसके अलावा उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ज्यादा होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन को, ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को भी फ्लोरीन अपनी ओर खींचने लगता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा और इधर खींचेगा, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर। अब क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी ये वाला ले गया, और इसको पास में एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिख रही है, तो ये क्या करेगा, इससे एक वीक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट हो जाता है। हाइड्रोजन फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को एक वीक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करने लगता है, और इसी को हम बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेम यहाँ पे भी बन जाएगा। अब सिंपली आप देखोगे तो जो HF है उसके दो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ में, मतलब हम इसको बोल देते हैं डाइमर फॉर्म। फ्लोरीन की डाइमर फॉर्म प्रेजेंट है, और अगर डाइमर फॉर्म प्रेजेंट है तो जब ये ब्रेक होगा यहाँ से, मीन्स जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये कितने H+ प्रोड्यूस कर रहा होगा, 2H+ प्रोड्यूस कर रहा होगा, और उससे हमको क्या मिल जाएगा, 2H3+ मिल जाएगा। तो सिंपली अगर हम HF को आयोनाइज करेंगे वाटर में डाल के, वाटर में ऐड करके, तो वहां से हमको 2H+ मिल रहे होंगे, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 2। बहुत सी बार पूछ लिया जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा HF वाला पॉइंट। फिर हम डिस्कस करते हैं H3PO3, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है H3PO3 की, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। अब आप सिंपली यहाँ पर देखोगे तो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.1 होती है। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सेम है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिमूव नहीं होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो यहाँ से कितने H+ मिले आपको, 2H+ मिले, मीन्स H3PO3 भी 2H+ रिलीज करेगा। जब हम उसको एक्वा सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो उसकी बेसिसिटी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर। ये पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना होगा H3PO3 और HF। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं प्रॉपर्टीज डाइबेसिक एसिड की। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबेसिक एसिड, ठीक है। और प्रॉपर्टीज में हम इसमें सिमिलर 2 पॉइंट डिस्कस कर रहे होंगे जैसे हमने मोनोबेसिक एसिड में डिस्कस किया। फर्स्ट क्या जाएगा हमारे पास, आयोनाइजेशन, कि डाइबेसिक एसिड का आयोनाइजेशन कितनी स्टेप में होता है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन कितना होगा, 2 स्टेप में इसका आयोनाइजेशन हो रहा होगा। क्लियर। किस तरीके से होगा हम जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। H2SO4 हम ले रहे हैं, और H2SO4 को जैसे ही वाटर में डिसोल्व कर देंगे तो ये इसके फर्स्ट स्टेप है, हमने अभी बोला 2 स्टेप में होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, HSO4 माइनस, ये क्या रिलीज कर देगा, H+, बचेगा क्या, HSO4 माइनस, ये H+ इस वाटर के साथ में कंबाइन होकर क्या बना लेगा, H3O+। क्लियर। इस तरीके से आपको देखना है। अब सिमिलर इस HSO4 की सेकेंड स्टेप होगी, इसको जब हम वाटर में डिसोल्व कर रहे होंगे HSO4 माइनस को, तो ये अपना अगला H+ रिलीज कर रहा होगा और क्या बना लेगा, SO4 2 माइनस।
और साथ में क्या बन जाएगा H3O प्लस। ठीक है, अब आप अगर इस रिएक्शन को ऐड कर दोगे तो आपको दो H3O प्लस इस रिएक्शन से मिल जाएंगे। देखना किस तरीके से, जैसे आपने H2SO4 लिया, H2 और H2O क्या हो जाएगा 2H2O, और जब इसको आपने इसको वाटर में डिजोल्व किया तो क्या बना लिया इसने SO4 सल्फेट आयन और साथ में 2H3O प्लस आयन। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर कितने H3O प्लस प्रोड्यूस होंगे, 2H3O प्लस प्रोड्यूस होंगे। तो इसका आयनाइजेशन कितनी स्टेप में हो जाएगा, 2 स्टेप में। किस तरीके से, इस तरीके से हमने देखा। फिर सेकंड प्रॉपर्टी हम इसमें देख लेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन भी कितनी स्टेप में होगा, 2 स्टेप में होगा। किस तरीके से देख लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं H2SO4 का, ये भी 2 स्टेप में होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ में करवा देंगे, और अगर NaOH से रिएक्शन होगी तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, एक H प्लस ये रिलीज करेगा और OH माइनस ये रिलीज करेगा। ठीक है, तो दोनों मिला के क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। अब इसके अलावा जो भी बचा हुआ है, क्या बचा, इधर से HSO4 बचा और इधर से Na बचा, तो वो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम बोल रहे होंगे सोल्ट। ठीक है, अब देखो इससे फर्स्ट वाले में तो नॉर्मल सोल्ट बनता था क्योंकि वहां पर कोई भी H प्लस नहीं आ रहा था। अब ये ऐसा सोल्ट है जिसको अगर हम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये H प्लस प्रोड्यूस कर देगा, इसलिए हम इसको बोल देते हैं एसिडिक सोल्ट। ऐसे सोल्ट जो वाटर में डिसोल्व करने पर H प्लस रिलीज कर रहे हैं उसको हम क्या बोल देंगे, एसिडिक सोल्ट बोल देंगे। क्लियर। फिर सेकेंड स्टेप इसमें होगी हमारे पास। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा होगा, ये जो NaHSO4 है इसकी फर्दर रिएक्शन हो रही होगी NaOH से, है ना। ये एसिड है, ये बेस है, तो क्या बन रहेगा, सोल्ट बन रहा होगा, वाटर बन गया। ये एसिड है, ये बेस है, तो क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा H2O और साथ में सोल्ट बन जाएगा। अब बचा क्या इधर, यहाँ पे Na है, इसने एक H प्लस रिलीज किया, OH माइनस रिलीज किया, वाटर बन गया। बचा क्या, Na, तो Na2SO4। तो ये तो हो गया हमारे पास एसिडिक सोल्ट और ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्मल सोल्ट। तो जब डाई बेसिक एसिड हम लेते हैं तो उससे हमको 2 टाइप के सोल्ट मिलते हैं, एसिडिक सोल्ट और नॉर्मल सोल्ट, जब हम डाई बेसिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तब। क्लियर। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है हमारे पास। फिर इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्राई बेसिक एसिड, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब ट्राई बेसिक एसिड क्या हो जाएगा, सेम हम पढ़ते आ रहे हैं। मोनो बेसिक एसिड में क्या हुआ, एक H प्लस या H3O प्लस प्रोड्यूस हुआ। डाई बेसिक में क्या हुआ, 2 H3O प्लस या 2 H प्लस प्रोड्यूस हुए। तो ट्राई बेसिक में क्या हो जाएगा, सिंपली ट्राई बेसिक में हो जाएगा सिंपली आपके पास 3 H3O प्लस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ट्राई बेसिक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस या रिलीज 3H3O प्लस आयन और 3H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन। ठीक है, एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, और सिट्रिक एसिड हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। उसकी बेसिसिटी भी कितनी होती है, 3। और एक और होता है हमारे पास आर्सेनिक एसिड H3AsO4। ठीक है, आर्सेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड अगर आप देखोगे तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है सिट्रिक एसिड की। ये होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर इस तरीके की। क्लियर। अब सेम इसी हम प्रॉपर्टीज देख लेंगे, जैसे अभी हमने प्रॉपर्टीज स्टडी की है। तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या ले रहे होंगे, आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन इसका कितनी स्टेप में होगा, 3 स्टेप में होगा, है ना। आप प्रैक्टिस के लिए सोल्व कर सकते हो ये वाला एग्जांपल लेके। ठीक है, और सेकंड क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन भी यहाँ पर कितने स्टेप में होगा, 3 स्टेप में न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। फिर हम नेक्स्ट ले लेंगे क्या, टेट्रा बेसिक एसिड। टेट्रा बेसिक एसिड, टेट्रा बेसिक एसिड जो होगा वो कितने H प्लस प्रोड्यूस कर रहा होगा, 4H3O प्लस या 4H प्लस प्रोड्यूस कर रहा होगा ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन। और यहाँ पर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएंगे आपके पास एग्जांपल, एक होता है सिलिसिक एसिड, इसको 2 तरीके से लिखते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, SiOH4। तो यहाँ से आपको ये लगेगा बेस की तरह, लेकिन ये क्या है, एसिड है। इसको दोनों तरीके से लिखा जाता है, SiOH4 या फिर H4SiO4। क्या होता है ये, सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O7, इसको क्या बोल देते हैं, पायरोफॉस्फोरिक
एसिड, और इसी में से अगर आप एक ऑक्सीजन एटम कम कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6। ये हो जाता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इन सब की जो अगर आप बेसिसिटी देखोगे तो वो कितनी हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी 4। क्लियर, मींस ये कितने H+ प्रोड्यूस कर रहे होंगे, 4H+ प्रोड्यूस कर रहे होंगे। फिर इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे तो प्रॉपर्टीज में सेम कंडीशन आपके पास बन जाएगी। अगर टेट्राबेसिक एसिड है तो आयोनाइजेशन उसका कितनी स्टेप में होगा, 4 स्टेप में, और न्यूट्रलाइजेशन भी कितनी स्टेप में हो जाएगा, फिर 4 स्टेप में। प्रॉपर्टीज ऑफ टेट्रा बेसिक एसिड। ठीक है, तो आयोनाइजेशन कितने स्टेप में आ जाएगा, 4 स्टेप में, और सेकेंड हम क्या देख रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन भी कितनी स्टेप में आ जाएगा इसका, 4 स्टेप में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आयोनाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन करना होता है ना। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। लास्ट जो हमने लिया था ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, और बेसिसिटी क्या है, मेजर ऑफ H3O+ प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड, या नंबर ऑफ H3O+ और H+ प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन। उसके बेस पर हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड और टेट्राबेसिक एसिड। अगर इनसे ज्यादा होगी तो फिर हम उसको बोल देते हैं पॉलीबेसिक एसिड। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास यूज ऑफ कॉमन एसिड्स। कुछ एसिड्स हैं जिनके यूज हम डिस्कस करेंगे, और इनमें से कुछ क्वेश्चन कंप्लीट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ ये यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं तो कौन सा एसिड यूज करते हैं, या इस एसिड का यूज कहाँ पर है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। H2CO3 को हम कहाँ पर यूज करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जो भी होती है, इसको सोडा वाटर भी बोला जाता है ना। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या प्रेजेंट होता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर सेकंड जो आ जाता है हमारे पास, आ जाता है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो HNO3 को हम एक्सप्लोजिव बनाने में, TNT आपने सुना होगा, एक्सप्लोजिव बनाने में यूज करते हैं एज ए फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का अगर फॉर्मेशन आप कर रहे हो तो वहां पर यूज कर रहे हो, जैसे अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर होता है तो उसके फॉर्मेशन में हम यूज कर देते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर होता है तो उसके फॉर्मेशन में हम नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट इसका यूज आ जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर और गोल्ड के प्यूरिफिकेशन में भी हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट का जब प्यूरिफाई करते हैं तो HCl का यूज किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं। एक बार ये आपको पता ही है, HNO3 और HCl का जो मिक्सचर होगा उसको एक बार एजिया बोल देते हैं। ठीक है, ये 1:3 के रेशियो में होगा, है ना, 3 पार्ट HCl होगा। तो एक बार एजिया बनाने में भी हमको क्या यूज हो रहा है, HNO3 और HCl दोनों यूज हो रहे हैं। फिर टैनिंग इंडस्ट्री जो होती है उसमें भी हम HCl को यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको किंग ऑफ केमिकल और किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। तो कार बैटरीज में हम क्या यूज कर लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लेते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे यहाँ पर नाइट्रिक एसिड को हम यूज कर रहे हैं, वैसे सल्फ्यूरिक एसिड से भी फर्टिलाइजर बना सकते हैं। जैसे आपने अमोनियम सल्फेट बनाया है तो एज ए फर्टिलाइजर हम इसको यूज करते हैं। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में आप यूज करते हो, प्लास्टिक इंडस्ट्री वॉल पेंट जो होते हैं वो बनाने में यूज करते हैं। मेडिसिन फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं इसको। और मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क जब हम बनाते हैं तो H2SO4 यूज किया जाता है। अगर आपने 8th में पढ़ा हो तो वहां पर हमने रेयन की प्रिपरेशन की थी, उसी को आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, तो वहां पर हम H2SO4 को यूज करते हैं। अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आपको इस तरीके से याद रखना होगा। फिर आ जाता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जब हमको ऑब्टेन होते हैं वहां पर जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो वहां पर भी हम H2SO4 का यूज कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड। तो इसको हम यूज करते हैं एंटी रस्ट पेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंटी रस्ट पेंट में कौन सा एसिड यूज किया जाता है, तो फॉस्फोरिक एसिड हम यूज करते हैं। एंटी रस्ट पेंट क्या होता है, जो रस्ट से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, और फर्टिलाइजर बनाने में भी इसको यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाता है एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड को आप एज ए सोलवेंट यूज करते हो, कहाँ पर, परफ्यूम और डाइज जब आप बनाते हो, कलर्स जो आप बना रहे हो या परफ्यूम बना रहे हो, तो वहां पर हम एज ए सोलवेंट एसिडिक एसिड को यूज कर देते हैं। ये हो जाता है आपके पास बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को एज ए फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज किया जाता है। तो ये यूज आपको याद रखने रहे हैं एसिड के, क्योंकि कुछ यूज मोस्टली जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो उससे अगर आप इसको एक बार समराइज कर लोगे तो ये आपको याद रहेगा। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेस के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन एंड उसके यूज के बारे में। ठीक है, इफ यू लाइक अवर वीडियोस देन डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक बटन। Thank you. Keep smiling and keep watching.